नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नीरज कुमार जंगड़ आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय नीरज सर, जहां हम लेसन असिस्टेंट की ऑब्जेक्टिव क्लास चला रहे हैं। 3-4 क्लासें हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास आज हम यहां लेके आए हैं। शानदार प्रश्नोत्तरी चल रही है, आप सबको भी लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जो मैं रेस्पॉन्स देख रहा हूँ वो बहुत पॉजिटिव है और मैं चाहूँगा कि आप और भी मेरे इस YouTube चैनल को, आपके परिवार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। ये बुक जो मैं रोज़ बताता हूँ परसों मार्केट में आ चुकी है। आप सब इसको परचेज करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, अपने अपने दोस्तों तक पहुँचाएं और इसके जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ प्राप्त कर सके। चलते हैं आज के चैप्टर की तरफ। आज के चैप्टर का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये हमारा आज का चैप्टर है, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी भाग की नहीं, पृथ्वी के धरातल स्थल मंडल के आंतरिक भाग की बात कर रहे हैं और वहाँ की हम बात करते हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न, आज की प्रश्नोत्तरी बड़ी शानदार रहेगी, जहाँ आपको बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न समझने को और पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष डायरेक्ट सोर्स नहीं है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर है, उसमें पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष डायरेक्ट सोर्स नहीं है। सोर्स नहीं है। क्या ज्वालामुखी है, क्या ग्रेविटी फोर्स है, क्या चुंबकीय बल है या भूकंप है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल अप्रत्यक्ष है, क्योंकि जिसको हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। दूसरा है चुंबकीय बल, इसको भी हम ना महसूस कर सकते हैं, केवल ना इसको छू सकते हैं ना देख सकते हैं। भूकंप है, भूकंप को भी महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। और जो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा है, जो मैग्मा है, लावा के रूप में बाहर आता है, उसका हम अध्ययन करके आंतरिक भाग की जानकारी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, पृथ्वी का औसत व्यास। व्यास पूछा है, पृथ्वी का औसत व्यास कितना है। तो पृथ्वी का औसत व्यास कितना है, 6370 है क्या, 12756, 12740 या 12714, कितना है पृथ्वी का औसत व्यास। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6370 ये है त्रिज्या। क्या है, त्रिज्या है। पृथ्वी क्या है, त्रिज्या। और त्रिज्या को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, व्यास आ जाता है। तो आप जब यहाँ देखेंगे कि 6370 को इंटू 12740 इसका आंसर होगा। 12740 के अलावा जो ऑप्शन और है, यहाँ देखिए, ये है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास। क्या है ये, भूमध्य रेखीय व्यास। क्या है ये, भूमध्य रेखीय व्यास है। जबकि 12714 क्या है, ध्रुवीय व्यास। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, 12714। तो ये तीनों को याद करना है। 6370 ये एनसीईआरटी का पार्ट है, कहीं 71 हो जाता है, लेकिन ऑप्शन में यदि 6370 आता है तो त्रिज्या कितनी रहेगी, 6370 ही रहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन या ड्रिल कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। यह कोला क्षेत्र कहाँ स्थित है, कहाँ है ये क्षेत्र। जो कोला क्षेत्र है जहाँ ड्रिल यानी कि छिद्र किया गया है, अधिकतम कितना, 12 किलोमीटर तक की गहराई तक। तो ये कहाँ है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। ये क्या है, आर्कटिक महासागर में है। ये क्या है, हवाई द्वीप पे है। ये क्या है, ग्रीनलैंड में। कहाँ है, तो देखिए, ये कोला क्षेत्र है, ये क्या है, आर्कटिक महासागर में। कहाँ है ये, आर्कटिक महासागर में, रूस के ऊपरी भाग पे। ये क्या है, कोला क्षेत्र है, जहाँ 12 किलोमीटर तक की क्या किया, गहरा किया गया है, खुदाई की जा चुकी है, ड्रिलिंग की जा चुकी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सी जानकारी सही नहीं है।
इन जानकारियों में से देखना है कौन सी जानकारी सही नहीं है। आंतरिक भाग में जाने पर तापमान में वृद्धि और दबाव में कमी होती है, बिल्कुल नहीं, यही मामला गड़बड़ हो गया। जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाएंगे तापमान में क्या होगी, वृद्धि, और वैसे वैसे प्रेशर में क्या होगा, प्रेशर में भी इंक्रीज होगा, यानी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ आंसर आपको गलत है। दूसरा है गहराई के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी कम होता जाता है, नहीं, दबाव जब बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा, यानी घनत्व में क्या होगी, वृद्धि। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय बल व भूकंप क्रियाएं पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करने के प्रत्यक्ष सोर्स है, नहीं। ये कौन सा है, ये सब कैसे सोर्स है, अप्रत्यक्ष सोर्स है। कैसे सोर्स है, अप्रत्यक्ष सोर्स है। और द ऑप्शन है इनमें से कोई, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, पदार्थ के घनत्व की भिन्नता के कारण भूकंपीय तरंगों के वेग में परिवर्तन होता है, जिसके अंतर्गत परावर्तन में, यानी पदार्थ के घनत्व में, जब पदार्थ है कोई, उसके डेंसिटी में क्या होगी, जब डिफरेंशिएशन आएगा तो उसके कारण जो सीस्मिक वेव्स है उनकी जो गति है, उनका जो वेग है, उसमें क्या आएगा, परिवर्तन आता है। क्योंकि अलग अलग प्रकार की जो भूकंप तरंगे 3 प्रकार की मुख्य होती है, वो अलग अलग घनत्व में अलग अलग तरीके से चलती है, और जिनके कारण पदार्थ में जब डेंसिटी अलग अलग होगी तो भिन्नता की तरंगों क्या होगी, वेग में परिवर्तन होगा, जिनके कारण परावर्तन होता है। परावर्तन में क्या क्रिया होगी, परावर्तन में क्या तरंगे वापस लौट जाती हैं, तरंगे अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, तरंगे सभी दिशाओं से केंद्र की तरफ आती है, तरंगे वापस अपने केंद्र की ओर नहीं लौटती है। तो देखिए आपको पता है परावर्तन होता है रिफ्लेक्ट हो जाना, यानी वापस लौट जाना, तो तरंगे वापस क्या करेगी, लौट जाएगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6, नियात भूकंप। भूकंप का एक प्रकार होता है नियात भूकंप। नियात भूकंप किन क्षेत्रों में महसूस किए जाते हैं, नियात भूकंप कहाँ आते हैं, क्या औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं, क्या खनन क्षेत्र में आते हैं, क्या शहरी क्षेत्र में आते हैं, क्या सागरीय क्षेत्र में आते हैं। देखिए भूकंप कई प्रकार का होता है, विवर्तनिकी भूकंप होता है, फिर क्या कहते हैं नियात भूकंप होता है, ठीक है ना। इस प्रकार कई भूकंप होते हैं जिसमें नियात भूकंप का मतलब होता है जब खनन कार्यों को किया जाता है, बड़ी बड़ी माइनिंग एरिया में जब बड़ी बड़ी गहराई वाली खदानें हो जाती है, तो उनमें से जो खदान है उसका एक भाग बिना कारण से क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, और जब बहुत बड़ा भाग नीचे गिरेगा तो उसके कारण क्या आएगा, जो कंपन आएगा वो क्या कहलाता है, नियात भूकंप। तो इसका आंसर क्या है, खनन क्षेत्र में, यानी नियात भूकंप कहाँ आएगा, खनन क्षेत्र में। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। आई होप आपको प्रश्न पिछले लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे लगे होंगे, और आगे भी लगातार मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। निम्न में से भूकंप तरंगों से संबंधित सही जानकारी नहीं है। यहाँ नहीं देखना है कि जो भूकंपी तरंग है, सीस्मिक वेव्स है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी जानकारी सही नहीं है। भूकंप उद्गम केंद्र से ऊर्जा सर्वप्रथम निकलती है। उद्गम केंद्र को फोकस बिंदु या अवकेंद्र भी कहा जाता है। भूकंप अधिकेंद्र हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर होता है, और एपीसेंटर से निकलकर ऊर्जा सभी दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। तो इसका आंसर बताओ, भूकंप उद्गम केंद्र से ऊर्जा सर्वप्रथम निकलती है, बिल्कुल निकलती है। उद्गम केंद्र कह दो, चाहे फोकस बिंदु कह दो, चाहे अवकेंद्र कह दो, तीनों बात एक ही है। तो उद्गम केंद्र को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, बिल्कुल सही है। भूकंप अधिकेंद्र हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर स्थित होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, द। एपीसेंटर से निकलकर ऊर्जा सभी दिशाओं में नहीं जाती, हाइपोसेंटर से निकलकर ऊर्जा सभी दिशाओं में क्या करती है, फैल जाती है। एपीसेंटर तो वो क्षेत्र है जहां सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर 4। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, धरातलीय भूकंप की तरंगों के बारे में सही कथन नहीं है। धरातलीय भूकंप की तरंगों के बारे में सही कथन नहीं है। यह केवल धरातल के साथ साथ चलती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि धरातलीय जो वेव्स होती है वो कहाँ चलती है, सरफेस वेव्स हैं, ये कहाँ चलती है, धरातल साथ चलती है। सर्वाधिक विनाशकारी होती है क्योंकि धरातल के पास होने के कारण सबसे अधिक इफेक्टेड क्या करती है, धरातल करती है, इसलिए सबसे विनाशकारी होगी। इन तरंगों की उत्पत्ति धरातली शैलों के मध्य आपसी अंतरक्रिया से होती है, और इन्हें ये धरातली शैलों के मध्य आपसी
अंतर्क्रिया से इनकी उत्पत्ति नहीं होती और इन्हें लव और रेले तरंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन तरंगों का नाम क्या है? लव भी कहा जाता है, इन्हें रेले तरंग, क्योंकि ये दो विद्वान थे, लव और रेले, इन्होंने ही धरातल तरंगों का अध्ययन किया था, इसलिए इनका नाम भी क्या है? लव और रेले तरंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9, धरातल के ऊपरी भाग से गहराई के साथ असंबंधता और डिसकंटिन्यूटी की बात की जाती है। जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर पढ़ते हैं तो जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपरी भाग से स्थल मंडल से आंतरिक भाग की तरफ, कोर की तरफ जाएंगे तो वहाँ असंबंधताओं मतलब होता है कि जो सीस्मिक वेव्स है उनमें क्या होता है, भूकंपीय तरंगों में अचानक कोई परिवर्तन होता है किसी विशेष कंडीशन के कारण, विशेष परिवर्तन कारण, तो वो बैरियरों को क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी। बैरियरों को क्या कहते हैं? असंबंधता कहते हैं। तो उनके बारे में सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, मोहो, कोनार्ड, लेहमान, विचर्ड, गुटेनबर्ग। कोनार्ड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमान, लेहमान, मोहो, रेपेटी, विचर्ड और कोनार्ड। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर होती है जो होती है कौन सी? कोनार्ड। कौन सी होती है? कोनार्ड। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ कोनार्ड कहाँ है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कोनार्ड के बाद मोहो, वेरी गुड, एकदम सही है। कोनार्ड के बाद कौन सी होती है? मोहो। और जब मोहो से आंतरिक भाग के जाते तो कौन सी होती है? रेपेटी या रेपेटी। रेपेटी के बाद गुटेनबर्ग, कौन सी होती है? गुटेनबर्ग कह सकते हो, और इसका नाम एक और है विचर्ड। और सबसे अंत में होती है कौन सी? लेहमान। कौन सी होती है? लेहमान। यानी कोनार्ड तो होती है स्थल मंडल की ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी के मध्य, मोहो होती है भूपरपट्टी और ऊपरी मेंटल के मध्य, रेपेटी होती है ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के मध्य, गुटेनबर्ग होती है निचला मेंटल और ऊपरी कोर के मध्य, और दोनों कोर के मध्य क्या होती है? लेहमान होती है। तो ये डिसकंटिन्यू को आपको याद रखना है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 10 की तरफ। स्थल मंडल की मोटाई कितने मानी गई है? कितनी है स्थल मंडल की मोटाई? 30 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर है? देखिए, स्थल मंडल की मोटाई 30 किलोमीटर है, 15 है, 100 है या 200 किलोमीटर है? बताइए इसका आंसर। स्थल मंडल की मोटाई कितनी मानी गई है? 30 किलोमीटर नहीं। भूपरपट्टी की गहराई, या ऐसे कह सकते हैं कि जो स्थल मंडल है महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपीय भाग के नीचे जो स्थल भाग है, सॉरी के नीचे जो भाग है वो 30 किलोमीटर है, ठीक है ना। 15 किलोमीटर महासागर के नीचे स्थल मंडल की मोटाई 15 किलोमीटर होता है। 100 किलोमीटर, इसका आंसर क्या होगा? 100 किलोमीटर। यानी स्थल मंडल की मोटाई कितनी मानी गई है? 100 किलोमीटर मानी गई है एज ए NCERT। प्रश्न संख्या 11, ये फिर बुक है, मार्केट आ चुकी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। भूकंपीय तरंगों के संचरण, संचरण का मतलब गतिशील, भूकंपीय तरंगों के संचरण के संबंध में सही जानकारी नहीं है। क्या ढूंढना है? नेगेटिव बात ढूंढनी है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। पी तरंगों के संचलन कारण शैलों में संकुंचन और फैलाव होता है। एस तरंगों की दिशा समकोण पर कंपन करती है। एस तरंगों के संचलन कारण बलित प्रवाह, देखो पी तरंग है जो प्राइमरी, इसको प्राइमरी प्राथमिक तरंगें कहते हैं, और इनकी जो दिशा होती है तरंगों की दिशा वो समानांतर होती है। कंपन की दिशा क्या होती है? तरंगों की दिशा के क्या होती है? समानांतर होती है। जबकि एस में क्या होती है? ये समकोण पर होती है। नंबर 1, तो ये भी बात सही है और ये भी सही है। फिर है पी तरंगों के संचलन के कारण शैलों में क्या होता है? संकुचन होता है, फैलाव होता है, बिल्कुल सही। और एस के कारण क्या होता है? एस के कारण होता है उभार व गर्त बनते हैं। क्या बनते हैं? उभार और गर्त। और जो लास्ट ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि बलित पर्वतों का निर्माण का कोई लेना देना नहीं है भूकंपीय तरंगों के कारण। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितनी परतों में विभाजित किया? स्वेस ने कितने परतों में विभाजित किया? 2 में, 3 में? तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? सीधा सीधा आंसर है 3 है। कौन कौन सी है?
नंबर 1 है सियाल सबसे ऊपर, नंबर 2 है सीमा और नीचे नीचे कौन सी है, निफे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। गुटेन वर्ग असंबद्धता हमने अभी बताया था, गुटेन वर्ग असंबद्धता, कौन सी असंबद्धता, गुटेन वर्ग या विचर्ड, इसका दूसरा नाम भी क्या है, विचर्ड। गुटेन वर्ग असंबद्धता पाई जाती है निचला मेंटल ऊपरी कोर के मध्य, मेंटल और कोर के मध्य, भूपरपट्टी और मेंटल के मध्य, विकल्प ए और वे दोनों। देखिए निचला मेंटल, जब हम इस भाग को बनाते हैं तो ये है कोर, सॉरी मेंटल, ये है भूपरपट्टी और ये है कोर, नंबर 1। तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं विचर्ड, और इनके बीच में भी असंबद्धताएं हैं। ये कौन सी है, कॉनोड, ये कौन सी है, मोहो, ये कौन सी है बताओ, ये कौन सी है, रेपेटी, ये कौन सी है, गुटेन वर्ग या विचर्ड, और ये कौन सी है, लेहमा। तो आपको कौन सी ढूंढनी है, गुटेन वर्ग और विचर्ड। अब देखिए गुटेन वर्ग विचर्ड कहाँ है, मेंटल और कोर के मध्य, तो मेंटल और कोर ये भी ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है निचला मेंटल ऊपरी कोर, तो ये मेंटल का निचला मेंटल है, लोअर मेंटल, और ये क्या है, अपर कोर, तो इसका भी आंसर ये भी सही है। तो आंसर क्या हुआ, ए और वे दोनों सही हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या ढूंढना है अपन को कि कौन सा कथन क्या नहीं है, सत्य नहीं है। महासागरीय भागों के नीचे स्थल का भाग मुख्यतः वैसाल्ट चट्टानों से निर्मित, बिल्कुल। महासागरों के नीचे जो स्थल होता है उसका निर्माण किससे होता है, वैसाल्ट से, और महाद्वीपों के नीचे ये होता है ग्रेनाइट से। ध्यान रखना इस चीज को, आंसर को ध्यान रखना। अगला है संपूर्ण मेंटल का भाग ठोस अवस्था में, बिल्कुल संपूर्ण मेंटल किस अवस्था में, ठोस अवस्था में है। क्रस्ट में भूपरपट्टी के आयतन का 16% और द्रव्यमान का 32% भाग पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आयतन का 16% और द्रव्यमान का 32%, लेकिन पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग द्रव अवस्था में नहीं है। निचला कोर कैसी अवस्था में है, ठोस। कौन सा, निचला कोर। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर 4 इसका गलत है। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। एस तरंगों, सेकेंडरी जो वेव्स है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र शैडो एरिया पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग से अधिक है, ये अलग है, कितना है वो नहीं पूछा, ये बोला पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग से अधिक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, 40%। ध्यान रखना, एस तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग से अधिक है, और आपको सबको पता है एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र रहता है, छाया क्षेत्र सबसे बड़ा होता है, सबसे अधिक होता है, कितना होता है, 105 डिग्री से 105 डिग्री से 105 डिग्री के मध्य होता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। भूकंप मापी के बारे में, सीस्मिक जो होते सीस्मोग्राफ होती है उसके बारे में सही जानकारी नहीं है। चलो, भूकंपीय तीव्रता के लिए रिक्टर मापने का उपयोग किया जाता है। भूकंप की गहनता या आघात की गहनता को मापने के लिए मर्केली। भूकंप के आघात की तीव्रता का मापन 1 से 12 अंक तक किया जाता है। भूकंप के आघात की तीव्रता का निर्धारण होने वाली अप्रत्यक्ष हानि से किया जाता है, नहीं, ये किससे किया जाता है, प्रत्यक्ष हानि, जो डायरेक्ट जो हानि पहुंची है, जो दिखाई दे रही है हमें, उससे इसकी गणना की जा रही है। बाकी के सारे ऑप्शन क्या हैं, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ड। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या है 17 है पी, कौन सी है, पी वेव्स है, प्राइमरी तरंग है। प्राइमरी तरंगों का छाया क्षेत्र का विस्तार है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, एस का क्या था, 105 से 105, और उससे छोटा है तो 1 से 5 से 145 इसका आंसर होगा। ये किसका है, यह है एस तरंग का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर सेकंड। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ।
दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल को कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। ये मेंटल का ऊपरी मेंटल और भूपर पट्टी का निचला भाग दोनों मिलाकर दुर्बलता मंडल का भाग होता है। भूपर पट्टी का निचला भाग है, संपूर्ण मेंटल का भाग है, मेंटल का ऊपरी भाग है, या भूपर पट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग है। मैंने अभी बोला है भूपर पट्टी व मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या बनाते हैं, दुर्बलता मंडल बनाते हैं। भूपर पट्टी का निचला भाग दुर्बलता मंडल, संपूर्ण मेंटल नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, भूपर पट्टी बोला है इसने कि भूपर पट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग दोनों का नहीं, भूपर पट्टी का निचला भाग, संपूर्ण मेंटल का ऊपरी भाग। इसका आंसर क्या होगा, मेंटल का ऊपरी भाग। किसके अंतर्गत आता है, एस्थेनोस्फीयर यानी कि दुर्बलता मंडल, जहां से ज्वालामुखी के लिए मैग्मा लावा के रूप में बाहर लाया जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या सेकंड लास्ट की तरफ। आज का 19वां क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन लग रहे होंगे, आपको नए नए क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हर प्रकार के अब लेवल इनका चेंज हो चुका है। जैसे कुछ दिनों पहले एग्जाम हुई, उसमें भी देख सकते हैं, 4th ग्रेड में भी देख सकते हैं, 3rd ग्रेड का भी हो रहा है। तो लेवल चेंज हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चनों की सीरीज भी क्या की है, उसी हिसाब से डेवलप की है। मेंटल का विस्तार कितने गहराई तक माना जाता है, मेंटल का विस्तार कितनी गहराई, यानी मेंटल का विस्तार अधिकतम कितनी गहराई तक है, 200 किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर तक, 400 से या 700 तक। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब इसको बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं, 0 किलोमीटर, सुनना इस चीज़ को, 700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर और 6370 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि मेंटल का विस्तार कितनी गहराई तक है, तो कितनी गहराई तक माना गया है, कितनी गहराई तक नहीं से माना गया है, यानी कब से मेंटल का शुरू होता है। मेंटल कहाँ से शुरू होता है, 0 से 700 किलोमीटर, 700 से 2900, 2900 से क्या सही है, नहीं है। देखिए 0 से 200 किलोमीटर, 200 से 2900 किलोमीटर और 2900 से 6370 किलोमीटर। और ध्यान रखना, जब NCERT पढ़ते हैं तो उसका विस्तार कितने किलोमीटर पड़ जाता है। देखो ये वाला भाग क्या होगा, ये 700 किलोमीटर हो गया, सुनना, ये वाला विस्तार कितना हो गया, 5150 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर, इसका सही आंसर क्या है NCERT के अकॉर्डिंग, 400 किलोमीटर। NCERT का बात याद रखना, ये कहाँ दे रखा है, NCERT, और NCERT में कितना दे रखा है, 400 किलोमीटर दे रखा है। जबकि हम और क्लासों की बुक पढ़ते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो 200 से लेकर 2900 किलोमीटर की जनरल चीज़ पढ़ते हैं जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, तो 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर वाला पार्ट होता है वो मेंटल कहलाता है। लेकिन NCERT कहती है कि 400 किलोमीटर की गहराई तक का भाग क्या है, मेंटल का विस्तार पाया जाता है। प्रश्न संख्या आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, स्थल मंडल में शामिल किया जाता है ऊपरी भूपर पट्टी व निचली भूपर पट्टी को, भूपर पट्टी व ऊपरी मेंटल को, भूपर पट्टी व मेंटल को, केवल ऊपरी भूपर पट्टी को। बताइए, तो केवल ऊपरी भूपर पट्टी तो आएगी नहीं, ठीक है ना। स्थल मंडल में ऊपरी भूपर पट्टी व निचली भूपर पट्टी, यानी केवल भूपर पट्टी की बात कर रहा है। भूपर पट्टी और मेंटल, पूरा मेंटल भी नहीं आएगा। तो भूपर पट्टी व ऊपरी मेंटल, भूपर पट्टी व ऊपरी मेंटल को क्या कहते हैं, स्थल मंडल के अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ब आंसर है, ये NCERT। ठीक है, तो आपको आज की सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी है। और जब कल नेक्स्ट चैप्टर आएगा महासागर और महाद्वीपों का वितरण, जहाँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करेंगे, तो वहाँ और भी शानदार क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आप इस बुक को परचेज करें, देखें, सबको बताएं। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने कल जब व्यूज़ आते हैं खूब सारे, लेकिन व्यूज़ के बाद उसमें लाइक भी नहीं करते। एक लाइक का जो होता है उसको आप दबा सकते हैं बटन को, जिससे क्या हो सकता है, लाइक हो सकते हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं कल।